हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का इलेक्ट्रिकल आचार्य में स्वागत है। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अपने फर्स्ट ईयर के सिलेबस का मॉड्यूल 1 देखा था, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे थे। इस मॉड्यूल 2 वाले वीडियो में हम वायरिंग जॉइंट, सोल्डरिंग एंड अंडरग्राउंड केबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो निकाल लीजिए कॉपी पेन और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वायर जॉइंट। ये जो वायर जॉइंट आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है? इस तरह के वायर जॉइंट को कहा जाता है नॉटेड टैप जॉइंट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सएलपीई केबल। एक्सएलपीई का एक्स जो ये वर्ड आपको दिख रहा है, इस एक्स का जो मीनिंग होता है वो क्रॉस होता है, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा एक्स तो क्रॉस हो गया। नेक्स्ट जो लेटर एल लिखा है उसका मतलब होता है लिंक्ड पॉलीएथिलीन, एक्सएलपीई। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट आप जानते हो ओम होती है, वोल्ट वोल्टेज की यूनिट है एम्पियर, एम्पियर करंट की यूनिट है। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस का उल्टा जो कंडक्टेंस होता है उसकी यूनिट क्या होती है? तो उसकी यूनिट होती है महो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर रिपेयरिंग द व्हीकल बॉडी। किसी भी वाहन की जो बॉडी है, उसका जो आउटर स्ट्रक्चर है, उसको रिपेयर करने के लिए किस सोल्डरिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपने मैकेनिक के पास में देखा होगा, उनके पास एक फ्लेम टॉर्च होता है जिससे वो गाड़ी को रिपेयर वगैरह करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी यानी Q, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो दोस्तों, Q होता है ना, इसको हम चार्ज भी बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी बोल सकते हो, राइट। तो आपने करंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। करंट की डेफिनेशन क्या होती है? करंट I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, है ना। यानी किसी निश्चित समय के अंदर कितना अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रेवल किया, इस चीज को हम लोग एम्पेयर यानी करंट से दिखाते हैं। तो अगर यहाँ से आपको Q की वैल्यू पूछेंगे इस फॉर्मूले से, तो आप कैसे निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली फॉर्मूले को देख के आप पता कर सकते हैं कि ये T जो है ये ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q इज इक्वल टू I इंटू में T। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर ए। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी केप्ट इनटू अ स्टैंड दैट नॉट इन यूज व्हाइल सोल्डरिंग। यानी कोई सोल्डरिंग आयरन है और जब इसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो इसको स्टैंड पे क्यों रखना चाहिए? कॉमन सेंस वाला लॉजिक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो क्या होगा? उससे आग लगने का खतरा है। तो चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है, इट प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर। सेकंड है, टू कंट्रोल द एक्सेसिव हीट। थर्ड ऑप्शन है, टू सेव द टाइम ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेस। और फोर्थ ऑप्शन है, टू सेव द ऑपरेटर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक। इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वायर जॉइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स। किसी जंक्शन बॉक्स के अंदर आपको इन चारों में से कौन सा जॉइंट देखने को मिलता है? एरियल टैप जॉइंट, प्लेन टैप जॉइंट, रैट टेल जॉइंट और मैरिड जॉइंट। इन चारों में से रैट टेल जॉइंट जो है वो हम लोग जंक्शन बॉक्स के अंदर करते हैं। एट्थ क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल। कोई अंडरग्राउंड केबलिंग अगर की गई है तो उसके अंदर कोई फॉल्ट हो गई है, वायर कहीं से शॉर्ट हो गई है, कोई डैमेज हो गया है, तो इस चीज को हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं? लूप टेस्ट से, एक्सटर्नल ग्राउलर टेस्ट से, ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट से, या इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट से। दोस्तों, ये दोनों टेस्ट जो है ये हम अंडरग्राउंड केबल एक बार बिछ गई है उसके बाद उन पे नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लूप टेस्ट। दोस्तों, 9th नंबर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन वैलेंस शेल ऑफ कॉपर एटम। यानी कॉपर एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इस प्रश्न का जवाब देने के लिए आपको पता होना चाहिए कॉपर का एटॉमिक नंबर और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अब इस 29 को अगर आप स्प्लिट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 18। ठीक है। तो अभी बताओ, 29 में से 2 पहले शेल में चले गए, 8 दूसरे शेल में चले गए, 18 तीसरे शेल में चले गए। तो टोटल कितने बचे? 2 और 8 10, 10 और 18 28। यानी आउटर मोस्ट शेल में, इस आउटर मोस्ट शेल को ही वैलेंस शेल के नाम से भी जाना जाता है। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर। यानी एक एल्यूमिनियम कंडक्टर की कंडक्टिविटी का वैल्यू कितनी होती है महो पर मीटर में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी 35 महो पर मीटर। 11th नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोल्टन सोल्डर ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग। यानी एक पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है टिन कंटेंट रिड्यूस्ड। सेकंड ऑप्शन है लेड कंटेंट रिड्यूस्ड। प्रिवेंट स्लग फॉर्मेशन, अनइवन फ्लोइंग इन जॉइंट्स। तो इन चारों में से कौन सा इसका सही जवाब है? इसका सही जवाब है टिन कंटेंट रिड्यूस्ड। प्रश्न नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड
एक्स इन द अंडरग्राउंड केबल। यहाँ पे आपको एक अंडरग्राउंड केबल दिखाई गई है जिसमें उसके सबसे आगे वाले भाग को देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये तो कंडक्टर है। कंडक्टर के ऊपर इंसुलेशन की लेयर होती है। इंसुलेशन की लेयर के ऊपर ये जो पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहा जाता है? ठीक है, और हमारे ऑप्शन है सर्विंग, बेडिंग, आर्मरिंग और लेड शीट। अब आप ये समझिए, आर्मरिंग क्या होता है? आर्मरिंग आप जानते हैं सॉलिड कंडक्टर्स होते हैं जिससे केबल को जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिलती है वो होता है। ठीक है, लेड शीट इंसुलेशन के लिए यूज किया जाता है। जो हमारी जो केबल है उसको इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग लेड शीट का इस्तेमाल करते हैं। तो केबल के जस्ट बाद पहले तो तीनों केबल को आपस में इंसुलेट किया, उसके ऊपर हम लोग एक लेड की शीट चढ़ाते हैं ताकि हमारी जो केबल है इसको और फर्दर इंसुलेशन मिल सके। What is the fault of underground cable identified in the circuit? इस सर्किट में जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें कौन सा फॉल्ट को आइडेंटिफाई किया जा रहा है? ठीक है, तो इस मेथड से हम जो फॉल्ट को आइडेंटिफाई करते हैं वो पूछा गया है। यहाँ पे चार ऑप्शन है, ग्राउंड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट और डी है वीक इंसुलेशन फॉल्ट। देखो, जब भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है तो ऐसी परिस्थिति में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाता है, राइट। तो जो ये हमारा डायग्राम है, इस मेथड से हम लोग क्या पता कर पा रहे हैं? इस मेथड से हम लोग शॉर्ट सर्किट पाथ का पता लगा पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ सोल्डरिंग मेथड? इन चारों ऑप्शन में से जो इमेज आपको दिखाई गई है वो कौन से सोल्डरिंग मेथड के लिए सुटेबल है? डिप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विद ब्लो लैंप, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन एंड टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग। यहाँ पे आपको एक टेम्परेचर कंट्रोलर दिख रहा है जिसकी मदद से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसका सही जवाब होगा टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टूल? इस टूल को हम लोग क्या कहते हैं? कटिंग प्लायर, वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल या फिर साइड कटिंग प्लायर? तो इसको देखा अगर आपने है तो आप जानते ही हैं ये क्या है, ये एक क्रिम्पिंग टूल कहते हैं। दोस्तों 16वें प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट इज द करंट रेटिंग फैक्टर फॉर क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन ऑफ केबल? यानी केबल की क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन स्कीम में करंट रेटिंग फैक्टर क्या होता है? जिसके ऑप्शन है 0.81, 0.92, 1.23 और 1.5। अब इसके लिए हमें ये पता होना जरूरी है कि क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन होता क्या है। दोस्तों, केबल की बैकअप प्रोटेक्शन के लिए हम फ्यूज या एमसीबी, एसीबी इस तरह के डिवाइस लगाते हैं। यानी अगर केबल पे ओवरलोडिंग हो रही है तो उस ओवरलोडिंग की वजह से केबल ओवरहीट होगी, तो ऐसी परिस्थिति ना आए जिससे केबल ही डैमेज हो जाए, तो इसलिए बैकअप पे हम लोग एक प्रोटेक्शन डिवाइस लगाते हैं। अब ये जो प्रोटेक्शन डिवाइस की करंट रेटिंग है, इस करंट रेटिंग को हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं। पहला है कोरस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन मेथड और दूसरा है क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन मेथड। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या है इसको समझ लेते हैं। देखो, कोरस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन मेथड में जो सर्किट ब्रेकर या फ्यूज, एमसीबी जो भी आप बैकअप प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हैं उसकी जो रेटिंग है वो इस तरह से सेलेक्ट की जाती है कि वो जो ब्रेकर है उस ब्रेकर से अगर लोड करंट का 1.5 टाइम्स करंट जाए तो वो 4 घंटे से पहले ट्रिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, जबकि क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन वाली स्कीम में क्या होता है, इस स्कीम में हम ब्रेकर की रेटिंग इस तरह से सेलेक्ट करते हैं कि लोड करंट का अगर 1.5 टाइम्स करंट जा रहा है तो ब्रेकर 4 घंटे के अंदर ट्रिप होना चाहिए। तो यही दो मेथड है, कोरस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन और क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। तो अगर हम पहले मेथड के हिसाब से ब्रेकर का सिलेक्शन करेंगे तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो हम कितना लेते हैं? पहले मेथड के हिसाब से जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो 0.81 लिया जाता है, जबकि क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन वाले मेथड से जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं 1.23। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1.23। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है विच इज प्रोवाइडेड अबाउट द मेटालिक शीट इन अंडरग्राउंड केबल? यानी अंडरग्राउंड केबल में मेटालिक शीट के ऊपर कौन सा मटेरियल लगाया जाता है, क्या चीज होती है? ठीक है, और इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं आर्मरिंग, बेडिंग, सर्विंग और पेपर इंसुलेशन। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब करने के लिए आपको अंडरग्राउंड केबल का जो डायग्राम है वो याद होना चाहिए। कौन सा डायग्राम? ये वाला डायग्राम। अब यहाँ पे देखो आप, ये आपकी केबल है। इस केबल में अगर सबसे लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कंडक्टर है। कंडक्टर के ऊपर पेपर इंसुलेशन चढ़ाई जाती है। पेपर इंसुलेशन के ऊपर हम लेड की एक शीट चढ़ाते हैं, राइट। और इस लेड की शीट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो बेडिंग की जाती है ताकि आपकी जो केबल है उसे एक्स्ट्रा मैकेनिकल प्रोटेक्शन मिल सके। और इसके ऊपर फिर हम लोग मेटालिक आर्मरिंग करते हैं और मेटालिक आर्मरिंग के ऊपर हम लोग जो भी इंसुलेटिंग मीडियम है वो चढ़ाएंगे, तो उसे सर्विंग कहा जाता है। ठीक है, तो विच इज प्रोवाइडेड अबाउट द मेटालिक शीट इन अंडर केबल? तो मेटालिक शीट के ऊपर कौन सी लेयर को चढ़ाया जाता है? बेडिंग को कराया। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। 18th नंबर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है विच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टिनिंग वर्क? यानी
अगर आपको बल्क में प्रोडक्शन करना है और टिनिंग कार्य करना है तो इसके लिए कौन सा सोल्डरिंग मेथड किया जाता है। देखो चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें से लॉजिकली आप सोचो। आपने पीसीबी बोर्ड्स की देखी होगी, अगर नहीं देखे तो यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हो कि कैसे पीसीबी बोर्ड्स में इतने सारे कनेक्शन करने होते हैं, तो उसे एक एक करके करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में डिप सोल्डरिंग एक बहुत फास्ट मेथड होता है सोल्डरिंग का। 19th क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, व्हाट इज द यूज ऑफ ब्रिटानिया टी जॉइंट। ब्रिटानिया टी जॉइंट का क्या यूज होता है, क्या उपयोग होता है। ऑप्शन है फर्स्ट ए ऑप्शन एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द लाइंस, ऑप्शन नंबर बी इनसाइड एंड आउटसाइड वायरिंग इंस्टॉलेशन, ऑप्शन नंबर सी है मैकेनिकल स्ट्रेस नॉट रिक्वायर्ड ऑन कंडक्टर, एंड ऑप्शन नंबर डी इज टैपिंग द सर्विस कनेक्शन विद ओवरहेड लाइन। तो ब्रिटानिया टी जॉइंट इनमें से किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। टैपिंग कनेक्शन जहां पे हमें लेना होता है वहां पे हम लोग इस कनेक्शन का प्रयोग लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट ऑन नियॉन लैंप। नियॉन लैंप में जब इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है तो इससे क्या होती है, अब इसका नाम ही लैंप है, ठीक है। तो अब नियॉन लैंप किस प्रिंसिपल पे काम करता है ये आपको पता होना चाहिए। हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है, केमिकल इफेक्ट पे काम करता है, गैस आयनाइजेशन इफेक्ट पे काम करता है। तो इसका जवाब काफी सिंपल सा ही है, नियॉन एक गैस है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी गैस आयनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे ये पूछा है, व्हाट विल हैपन टू पीवीसी इंसुलेशन इन केबल कैरीज एक्सेस करंट कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग पीरियड। अगर कोई पीवीसी केबल है या ऐसी कोई केबल जिसपे पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ा हुआ है और उसपे से आप बहुत अधिक समय तक एक्सेस करंट यानी ज्यादा करंट को पास करेंगे तो क्या होगा। आप सोचिए, देखो अगर केबल से ज्यादा अमाउंट में करंट जा रहा है तो क्या होगा, केबल हीट हो रही है। ऑप्शन हमें क्या क्या दिए गए हैं, पहला ऑप्शन दिया गया है कि वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज हो जाएगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा और इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। दोस्तों अगर करंट की मात्रा बढ़ रही है तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा, ये बात सही है। पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में से सबसे सही आंसर हमें सेलेक्ट करना है। सबसे सही मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज पे पड़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो इंसुलेशन पे पड़ता है। इंसुलेशन हमारी क्या होने लग जाती है, वीक होने लग जाती है, इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। वट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, पीछे ही हमने देखा था कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, महो होती है। कई जगह पे इसको सीमेंस से भी दिखाते हैं। प्रश्न नंबर 23, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क। सर्विस और रिपेयरिंग वर्क के लिए हम लोग किस तरह के सोल्डरिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब डिप सोल्डरिंग हमने पहले ही पढ़ लिया, किसके लिए हम इस्तेमाल में करेंगे। डिप सोल्डरिंग जो होती है वो मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन और सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग आयरन, और बी ऑप्शन है में सोल्डरिंग विद फ्लेम, ठीक है। तो रिपेयरिंग वर्क जहाँ पे रहेगा नॉर्मल, जैसे जो आपका टीवी है या फिर कोई नॉर्मल सर्किटरी है, वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, वहां पे हम लोग सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन का इस्तेमाल करेंगे। 24 में व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन स्टैंडर्ड वायर गेज मेथड। स्टैंडर्ड वायर गेज मेथड में जो पॉसिबल रेंज है साइज मेजरमेंट की वो क्या हो सकती है। तो चार ऑप्शन हमें दिए हैं, 0 से 44, ऑप्शन नंबर ए है 0 से 44, ऑप्शन नंबर बी है 0 से 42, ऑप्शन नंबर सी है 0 से 38 और ऑप्शन नंबर डी है 0 से 36। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 25th क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर्स। एल्यूमिनियम कंडक्टर्स को सोल्डर करने के लिए किस तरह के सोल्डरिंग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। ए टैलो, बी केरालाइट, सी जिंक क्लोराइड एंड डी ऑप्शन इज सेल अमोनिया रेजिन। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सेल अमोनिया रेजिन होना चाहिए, पर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरालाइट। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल। जो सर्विंग लेयर है अंडरग्राउंड केबल की वो क्या काम करती है। ऑप्शंस हमारे हैं, ए प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ऑप्शन सी प्रोटेक्ट मेटालिक शीथ अगेंस्ट कोरोजन, एंड ऑप्शन नंबर डी प्रोटेक्ट हार्मोनिक विद एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। 27 क्वेश्चन में, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ गुड कंडक्टर। एक अच्छे चालक का क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो ऑप्शंस आर लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई डायरेक्ट रेजिस्टेंस, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एंड ऑप्शन डी इज लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो इन चारों ऑप्शन में से एक अच्छे कंडक्टर में हम क्या चाहते हैं, लो रेजिस्टेंस चाहते हैं, राइट। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का कंडक्टर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, पर चार ऑप्शन में सबसे ज्यादा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर। 28वां प्रश्न हमसे ये पूछा है, व्हाट इज द रेटिंग फैक्टर ऑफ केबल प्रोवाइडेड विद कोरस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। तो अभी पीछे पढ़ा आपने, पीछे हमने क्या देखा कि केबल प्रोटेक्शन के लिए दो तरह के स्कीम्स है हमारे पास, क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन एंड कोरस एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। तो क्लोज एक्सेस वाले में कितना था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.23, राइट। तो कोरस एक्सेस के लिए मैंने कितना बताया था, 0.81। तो ये आपको याद ही हो गया होगा। प्रश्न नंबर 29वें प्रश्न में हमसे ये पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ केबल आर यूज्ड फॉर अंडरग्राउंड सर्विसेज फ्रॉम 33 kV टू 60 kV। 33 से 60 kV तक की
ट्रांसमिशन लाइंस के लिए हम किस तरह के अंडरग्राउंड केबल्स का इस्तेमाल करते हैं? हाई टेंशन केबल, एक्स्ट्रा सुपर वोल्टेज केबल, सुपर टेंशन केबल और एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक्स्ट्रा हाई टेंशन केबल। प्रश्न नंबर 30 में हमसे पूछा है विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन ओवरहेड लाइंस। ओवरहेड लाइंस की अगर लेंथ को हमें बढ़ाना है तो किस तरह के जॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है? स्कार्फ जॉइंट, एरियल टैप जॉइंट, सी ब्रिटानिया टी जॉइंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। राइट, तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। 31st क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है विच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सुटेबल फॉर कंजेस्टेड एरियाज। जहां पे बहुत जगह की कमी है, ऐसे एरियाज को कंजेस्टेड एरिया कहा जाता है, वहां पे किस तरह के वायरिंग मेथड को इस्तेमाल में लाना चाहिए या कौन सा वायरिंग मेथड ऐसी जगहों पे उपयुक्त होता है? ठीक है, जहाँ पे स्पेस की कमी है। तो ऑप्शंस है हमारे ए रैक्स इन द एयर, बी डक्ट पाइप, सी अलोंग बिल्डिंग्स एंड डी डायरेक्ट इन ग्राउंड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, डक्ट पाइप्स। डक्ट पाइप्स काफी कम जगह ले। 32 क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की यूनिट तो ओम्स होती है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को हम किसमें नापते हैं? आप जानते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी, तो लास्ट में ओम तो ही आएगा, पर किलो, मिली या मेगा, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस हमेशा किसमें होगा? मेगा ओम्स में होगा। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 33वें क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ बेडिंग इंसुलेशन ऑफ अंडरग्राउंड केबल। यानी भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य होता है, क्या पर्पस रहता है? एंड आवर ऑप्शंस आर ए प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, बी प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर एंड गैसेस, सी प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन एंड डी इज प्रोटेक्ट द मेटालिक शीट अगेंस्ट corrosion। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रोटेक्ट द मेटालिक शीट अगेंस्ट corrosion। अब है हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट का सवाल। वैसे तो बहुत इजी सवाल है, प्रश्न हमसे ही पूछा है 34th क्वेश्चन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। इस सर्किट में बहने वाले करंट की मात्रा बताइए। तो वोल्टेज आपको 12 वोल्ट दिया है, रेजिस्टेंस 8 ओम दिया है, करंट की मात्रा आपको बतानी है। दोस्तों इस प्रश्न में सिंपल सिंपल सा हमें क्या लगाना है? ओम्स लॉ लगाना है। ओम्स लॉ आप सभी को याद होगा। ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ हमें बताता है वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू में रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू I इनटू में R। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे करंट की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या होती है? I इज इक्वल टू V बाय R। यानी वोल्टेज को अगर आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? करंट की वैल्यू मिल जाएगी। इस सीरीज सर्किट में रेजिस्टेंस 8 ओम है, वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? वोल्टेज आपको 12 वोल्ट है, तो बस 12 वोल्ट को 8 से डिवाइड कर दो तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? तो अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो हो सकता है ये क्या है, ये हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। प्रिंटिंग मिस्टेक क्यों होगा? प्रिंटिंग मिस्टेक इसलिए होगा कि ये 8 के बदले 6 होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में 12 डिवाइड बाय 12 को अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो 12 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 एम्पेयर आना चाहिए। 1.5 एम्पेयर तो ऑप्शन में नहीं है, पर ऑप्शन में क्या क्या दिख रहा है? मुझे 2 एम्पेयर दिख रहा है। तो 2 एम्पेयर दिख रहा है तो हो सकता है कि ये जो वैल्यू लिखी है ये 6 ओम होगी, है ना? दिखने में थोड़ा सा डायग्राम में गलत हो सकता है। तो ये 6 ओम अगर वैल्यू है तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? करंट की वैल्यू आएगी यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 एम्पेयर। ठीक है, तो इस सवाल में क्या था? रेजिस्टेंस की वैल्यू 6 ओम है, वोल्टेज की वैल्यू 12 वोल्ट है, तो करंट की वैल्यू कितनी आएगी? 12 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, यानी वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, 12 डिवाइड बाय 6 ओम, 2 एम्पियर। चलिए तो बढ़ते हैं 35th क्वेश्चन पे। 35th क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड शेल ऑफ द कॉपर एटम। एक कॉपर एटम के थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? याद कीजिए, मैंने आपको पीछे ही बताया है, इस तरह के क्वेश्चंस को पता करने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? आपको कॉपर का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आना चाहिए। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे शेल में कितने होते हैं? 8 होते हैं, क्योंकि पहले शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तीसरे शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 29 में से 2 पहले में गए, 8 दूसरे में गए, 18 तीसरे में गए, तो 2 और 8 10, 8 10 और 18 28 बचे, 28 हमारे फिल हो गए और आखिरी वाले में कितना होता है? 1। तीसरे में पूछा है थर्ड शेल में, तो बता दो सर कितने हो गए तीसरे शेल में? तीसरे शेल में हमारे पास सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी, 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे थर्ड शेल में। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट। ये जो इमेज हमें दिखाई गई है, इस इमेज में दिखाए हुए जॉइंट का नाम क्या है? ए मैरिड जॉइंट, बी स्कार्फ जॉइंट, सी वेस्टर्न यूनियन जॉइंट एंड डी इज ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट। तो इन सभी ऑप्शन में से इसका सही जवाब है मैरिड जॉइंट। इन दोनों की शादी हो गई है, बिल्कुल एक दूसरे से लिपटे पड़े, राइट। 37 क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडिशनल कवरिंग ओवर द इंसुलेशन ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर। यानी इंसुलेटेड कंडक्टर के ऊपर
जो एडिशनल कवरिंग की जाती है इंसुलेशन की, उसका कार्य क्या होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है? टू इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, टू ऐड मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सी ऑप्शन टू इंक्रीज द करंट कैरिंग कैपेसिटी, एंड ऑप्शन नंबर डी इज टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द कंडक्टर। इन सभी ऑप्शन में से सही जवाब क्या होगा? टू ऐड मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। 38 क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। देखो, स्टैंडर्ड कंडक्टर का फायदा ये होता है कि जो हमारी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड कंडक्टर जो होता है उसमें स्किन इफेक्ट नाम की एक चीज होती है। देखो, होता क्या है, अगर आप इस तरह से कंडक्टर लें और ये बिल्कुल क्या हो, सॉलिड हो, ऐसा ठोस हो, तो इसमें क्या होता है, स्किन इफेक्ट की वजह से एक फिनोमेना होता है। इस स्किन इफेक्ट की वजह से जो ज्यादातर करंट है वो कंडक्टर के बाहर वाले हिस्से से ही फ्लो करता है। जो बीच वाला हिस्सा जो है उससे बहुत कम अमाउंट में करंट फ्लो करेगा, यहाँ से करंट पास ही नहीं करेगा, राइट। जबकि जो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स होते हैं, स्टैंडर्ड कंडक्टर्स का मतलब क्या है, आप तार को छिलेंगे तो आप क्या पाएंगे कि एक तार के अंदर ऐसे ऐसे कॉपर के पतले पतले बहुत सारे वायर होते हैं। तो इस तरह के कंडक्टर्स को क्या कहा जाता है, स्टैंडर्ड कंडक्टर कहा जाता है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फायदे तो बहुत सारे हैं, करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, पर ऑप्शन में ही नहीं है करंट कैरिंग कैपेसिटी। पर वायर जो आप सॉलिड कंडक्टर का कंपैरिजन में देखेंगे तो जो स्टैंडर्ड कंडक्टर्स है उनको मोड़ना आसान है, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान है। तो इन सभी ऑप्शन में से, गिवन ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 39th क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर मटेरियल है? ए यूरेका, बी एबेनाइट, सी मैग्नेट, एंड ऑप्शन नंबर डी इज जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बहुत ज्यादा पॉपुलर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, ये आप जानते ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन हियर। ओके, 40वां क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, व्हाट डज द नंबर 1.40 रिप्रेजेंट इफ अ स्टैंडर्ड कंडक्टर इज डेजिग्नेटेड एज 7/1.40। यानी कंडक्टर का जो साइज है वो इस तरह से लिखा है कि 7/1.40। तो इसमें 1.40 क्या चीज को दर्शाता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेडियस ऑफ वन कंडक्टर, डायमीटर ऑफ ऑल कंडक्टर, या फिर ऑप्शन नंबर डी डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर। तो इन सभी में से सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी। ये जो हम दिखाते हैं ना 7/1.40, तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि एक कंडक्टर जो है वो कितने डायमीटर का है, और पहला अक्षर हमें ये बताएगा इस डायमीटर के टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर। 41 क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच मेटल इज यूज्ड एज कंडक्टर्स फॉर वायरिंग। अब ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ना, आप जानते ही हैं, इन सभी ऑप्शन में से पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, कॉपर को ही हम लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वायरिंग पे। 42 क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ऑफ साइज ऑफ कंडक्टर। इन चारों में से कौन सा ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम लोग कंडक्टर का साइज को मेजर करते हैं? बेवल गेज, वर्नियर कैलिपर, स्टैंडर्ड वायर गेज, या फिर डेप्थ गेज। तो इसमें से स्टैंडर्ड वायर गेज जो है उसकी मदद से हम लोग केबल का साइज को मेजर करते हैं। 43rd क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच केबल लिंक मेथड इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन में किस केबल लिंक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है? इंडक्ट, रैक इन एयर, अलोंग बिल्डिंग, या डायरेक्ट इन ग्राउंड। तो अगर आपने सब स्टेशन विजिट किया होगा या कोई जनरेटिंग स्टेशन विजिट किया होगा तो वहां पे आप देख पाएंगे कि कई सारी केबल्स को रैक्स के मदद से ट्रैवल कराया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। 44th क्वेश्चन में हमसे पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। इस सोल्डरिंग मेथड का नाम क्या है? डिप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन तो दिख ही नहीं रहा है, तो सोल्डरिंग आयरन हो नहीं सकता, डिप सोल्डरिंग ये है नहीं। सोल्डरिंग गन और सोल्डरिंग विद फ्लेम, तो इन सभी ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या है? सोल्डरिंग गन में। 45th क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस फॉर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए ओवरहेड लाइन में किस तरह के जॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्कार्फ जॉइंट, ऑप्शन नंबर बी इज ब्रिटानिया टी जॉइंट, ऑप्शन नंबर सी इज वेस्टर्न यूनियन जॉइंट, और ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटानिया स्टेट जॉइंट। तो इन चारों ऑप्शन में से सही जवाब कौन सा होगा? वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। पहले भी हमने देखा था ओवरहेड लाइंस के लिए हम लोग वेस्टर्न यूनियन जॉइंट का ही इस्तेमाल करते हैं, जबकि टैपिंग्स लेने के लिए हम लोग ब्रिटानिया टी जॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 46 क्वेश्चन में हमसे पूछा है, विच फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द पावर ऑफ डीसी सर्किट। डीसी सर्किट में पावर को कैलकुलेट करने का कौन सा फार्मूला है? देखो, पावर को कैलकुलेट करने के वैसे तो कई सारे फार्मूले हैं डीसी में, पर दो फार्मूले हमें याद रखने हैं। कौन कौन से? वोल्टेज इनटू में करंट, दूसरा फार्मूला आप क्या याद रख सकते हैं? चलो सारे बता देता हूँ। बी स्क्वायर बाई आर बी होता है, हम डीसी में इस्तेमाल करते हैं इसका। और तीसरा हम आई स्क्वायर आर बी की मदद से भी निकाल सकते हैं। ये सारी पावर को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब ऑप्शन में देखिए क्या क्या ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, वोल्टेज इनटू में टाइम, नहीं, गलत हो गया। बी ऑप्शन, करंट इनटू में वोल्टेज, करंट इनटू में वोल्टेज, ओके।
सी ऑप्शन है करंट इंटू में रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे करंट स्क्वायर होता तो ये सही हो जाता, पर करंट इंटू में रेजिस्टेंस है तो गलत हो जाएगा। वोल्टेज इंटू में रेजिस्टेंस, वोल्टेज स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होता तो ये सही हो जाता, पर नहीं वोल्टेज का स्क्वायर है नहीं डिवाइड बाय रेजिस्टेंस है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 47वें सवाल में हमसे ये पूछा है व्हाट इज द यूज ऑफ डिप सोल्डरिंग मेथड। डिप सोल्डरिंग मेथड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सॉफ्ट सोल्डरिंग, ऑप्शन बी पाइपिंग एंड केबल सोल्डरिंग वर्क, ऑप्शन सी सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी एंड ऑप्शन डी सोल्डरिंग सेंसिटिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही जवाब है सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी। ठीक है। 48 क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो सॉलिड कंडक्टर में क्या हमें नुकसान होता है, क्या हानि होती है स्टैंडर्ड कंडक्टर्स के कंपैरिजन में। तो सॉलिड कंडक्टर्स क्या होते हैं? रिजिड ज्यादा होते हैं, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी कम है उनकी। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए लेस रिजिडिटी, ऑप्शन बी लेस फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑप्शन डी इज लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। इन सभी ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज रिजिडिटी तो ज्यादा ही होती है सॉलिड कंडक्टर्स की, है ना। और मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट भी सॉलिड कंडक्टर को पिघलाना आसान होता है एज कम्पेयर टू द स्टैंडर्ड कंडक्टर्स। ठीक है। और मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी हमारे स्टैंडर्ड कंडक्टर्स में ही ज्यादा होती है। इन सभी ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर बी ही 48 क्वेश्चन का सही जवाब है। व्हाट इज द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्यू, क्यू मतलब चार्ज, चार्ज का यूनिट आपसे पूछा गया है। महो किसकी होती है? कंडक्टिविटी की। कूलम होती है इसकी चार्ज। सी है वोल्ट पर सेकंड एंड ऑप्शन डी दिया है एम्पेयर पर सेकंड। तो इन सभी ऑप्शन में से आपका सही जवाब है कूलम, राइट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द कॉज ऑफ कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग। यानी सोल्डरिंग में कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट का कारण क्या होता है? एक्सेसिव हीटिंग, इनसफिशिएंट हीटिंग, इनकरेक्ट यूज ऑफ सोल्डर और हाई वोल्टेज सोल्डरिंग आयरन। तो इन सभी ऑप्शन में से सही जवाब है इनसफिशिएंट हीटिंग। तो दोस्तों हमने कवर किए हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आप जरूर कवर कीजिए। ये दोनों वीडियोस आप पेपर से पहले जरूर देखिए। आगे भी हम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चंस लाएंगे ही लाएंगे। पर अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक यहाँ तक पहुंचे हैं तो भाई वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया है। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।